दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मुंडकपाल का माहौल बना हुआ है। जो भाजपा और कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनकी जुकड़ी में कबलाहट हो रहा है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वहीं लोकार्पण न्यूज के संपादक त्रिभुवन चौहान भी चुनावी मैदान में हैं, मस्त हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बॉबी पंवार की क्या रणनीति है, जब हमने उनसे पूछा, बॉबी पंवार की जुबानी ही आगे वीडियो में आप सुनेंगे। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं, भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की सिरदर्दी बनी हुई है, दिवंगत सांसद शैला रानी रावत के धर्मपुत्र कौन हैं, उन्होंने क्या दावा किया है, क्यों किया है, आगे इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर रखी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई मजबूत चेहरे हैं, हर किसी का अपना अपना दबदबा है और ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं दिया जाए। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल टिकट के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत भी ये दावा कर चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए और खबरों के मुताबिक उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। तो इसका क्या मायना है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, क्या हाईकमान ने क्या ये संदेश दे दिया है कि ऐश्वर्या रावत ही भाजपा की प्रत्याशी होंगी? वहीं कुलदीप रावत एक मजबूत कैंडिडेट हैं। 2016 और 2022 में जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को, उनकी मजबूती को दर्शाने के लिए काफ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि यदि कुलदीप को टिकट नहीं मिलता है और कुलदीप बगावत करते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की गणित बिगड़ सकती है। और सिरदर्दी और अधिक बढ़ाने के लिए अब जयदीप सिंह बरतवाल भी आ गए हैं। जयदीप सिंह बरतवाल ने जिस प्रकार से एक वीडियो के माध्यम से खुलासा किया है, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 30 साल से वो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत से जुड़े हुए हैं। शैला रानी रावत को वो मम्मा कहते हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि शैला रानी रावत का निधन लापरवाही के कारण हुआ, उनकी अच्छे से देखरेख नहीं की गई। जयदीप बरतवाल अपने आप को शैला रानी रावत का धर्म पुत्र कह रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट के वो भी मजबूत दावेदार हैं। साथ ही ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में ऐश्वर्या रावत को टिकट देते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति इसमें भी नहीं है। तो कुल मिलाकर समझना मुश्किल है कि आखिर जयदीप बरतवाल कहना क्या चाहते हैं। क्या वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी? किस आधार पर देगी? क्या इस आधार पर देगी कि वो शैला रानी रावत के साथ रहते थे, या फिर जयदीप बरतवाल इस खेल में एक नया खेल खड़ा करना चाहते हैं? ये समझना अभी काफ़ी मुश्किल है। और जिस प्रकार से जयदीप बरतवाल ने अपनी बात रखी है और वो भावुक भी हुए हैं, रोए भी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें शैला रानी रावत ने पूछा था कि फ्लैट चाहिए, क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मम्मा मुझे आप चाहिए। जयदीप बरतवाल काफ़ी भावुक भी हुए और रोते हुए भी उन्होंने कई बातें बताई। तो कुल मिलाकर के एक नया जो गणित बन रहा है, क्या जयदीप बरतवाल के सामने आने के बाद ऐश्वर्या रावत की टिकट की दावेदारी पर कुछ खतरा मंडरा सकता है? क्या स्थिति बन सकती है, ये भी समझने वाली बात होगी। और ये जो मुंडकपाल मैं बोल रहा था, ये मुंडकपाल इसीलिए है, हाई कमान के पास लिस्ट जा रखी है, हाई कमान किसे टिकट देती है ये सोचने वाली बात होगी। और मुख्य तौर पर कर्नल कोठियाल भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल भी अपनी एक अलग छवि रखते हैं। केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में कर्नल कोठियाल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसे भी भुलाया नहीं जा सकता है। क्या कर्नल कोठियाल को टिकट मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो क्या बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे? पिछली बार कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो चुनाव लड़ रहे थे। तो देखना होगा कि किस प्रकार से ये गणित बनती है, किस प्रकार का समीकरण बनता है, ये सब देखने वाली बात होगी।
वहीं त्रिभुवन चौहान भी अपने सोशल हैंडल से लाइव आए और उन्होंने भी कहा है कि 28 अक्टूबर को वो नामांकन करने जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, जनता का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगार संघ का उन्हें समर्थन है, बॉबी पंवार का समर्थन है, अनेकों सामाजिक संगठन त्रिभुवन चौहान को समर्थन दे रहे हैं और त्रिभुवन चौहान अपने आप को केदार घाटी का बेटा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि केदार घाटी में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से हो रहे हैं यदि उसी गति से होते रहे तो केदार घाटी कभी विकास नहीं कर पाएगी। कई सारी बातें त्रिभुवन चौहान ने अपनी लाइव वीडियो में कही हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार से ये तमाम जो गणित है, जो समीकरण है, ये बनता चला जा रहा है, किस प्रकार से आगे ये चुनाव होगा, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द भी बना हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट अधिक हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। हर कोई अपने आप को प्रत्याशी बनना देखना चाहता है और पार्टियों के द्वारा एक का नाम ही घोषित किया जाएगा और यदि एक का नाम घोषित किया जाता है और दूसरा नाराज हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। ये जो असमंजस बना हुआ है, ये असमंजस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को प्रत्याशी की घोषणा करने में इतना विलंब कर रहा है। और विलंब का कारण एक और भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही होगी कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करे और कांग्रेस के प्रत्याशी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी का राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाएगा, क्षेत्र में लोकप्रियता देखी जाएगी, मजबूती देखी जाएगी और उसी आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी के सामने बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। यही कांग्रेस बीजेपी के लिए सोच रही होगी और हो सकता है इस इंतजार में ये विलंब हुआ हो। हालांकि सूचना ये भी है कि 28 तारीख को ही राष्ट्रीय पार्टियां भी अपना नामांकन करेंगी। तो आज 26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर है, हो सकता है आज देर रात या कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए। कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से होगा, कौन प्रत्याशी कांग्रेस से होगा। और जिस प्रकार से त्रिभुवन चौहान ने भी ताल ठोका है, उनका प्रदर्शन इस चुनाव में किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती दे पाते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवा उनके लिए प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से बॉबी पंवार ने कहा था कि घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। त्रिभुवन चौहान के समर्थन में बॉबी पंवार ने किस अंदाज में कहा है, क्या बात रखी है और किस तरह से केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान के लिए कार्य करने के लिए योजना बताई है, आप इसी वीडियो में बॉबी पंवार की जुबानी ही। लेकिन अब केदारनाथ में चुनाव है और सुनने में आया कि केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान निर्दलीय लड़ रहे हैं और आपने भी समर्थन किया, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर केदारनाथ उपचुनाव में जिस प्रकार से भाई त्रिभुवन चौहान जी ने नामांकन के लिए फॉर्म लिया है और दावेदारी की है, हमारे तमाम संगठनों ने, चाहे वो बेरोजगार संघ हो चाहे और भी संगठन, उन लोगों ने समर्थन इस अपेक्षा को देखते हुए किया है और इस आधार पर किया है कि त्रिभुवन भाई भी एक संघर्षशील व्यक्ति है। उन्होंने सड़क पर रहते हुए तमाम मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम मुद्दों को उजागर किया, तमाम मुद्दे उठाए हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति जो प्रदेश हित के लिए चिंता करते हो, प्रदेश हित के लिए जो लड़ते हो, वो पत्रकार हो, वो आंदोलनकारी हो, जो युवा हो, मातृशक्ति हो या कोई भी हो, जो प्रदेश के लिए चिंता करता है, जो प्रदेश के लिए संघर्ष करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक रास्ते पर चले, अगर राजनीतिक विकल्प की ओर चले, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को हमारा समर्थन रहता है। और अभी हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव में भाई त्रिभुवन चौहान जी को समर्थन, और कुछ दिनों में हम केदारनाथ जाएंगे और वहाँ कुछ दिन वहीं पर घर घर जाकर लोगों से उनके समर्थन में वोट मांगेंगे और उनके लिए कोशिश करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर रखी गई है। आज 26 अक्टूबर है। आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पर लगातार गुटबाजी के आरोप लगते हुए आए हैं, बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव के आरोप लगते हुए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के पहले 2 पर्यवेक्षक बनाए गए थे, उसके बाद 2 और पर्यवेक्षक बनाए गए, उनमें से गणेश गोदियाल को सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया। इस पर भी बीजेपी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है और इसी संबंध में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी एक बयान दिया था। अब आते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर।
दोस्तों, कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण है कांग्रेस की दृष्टि से। दोस्तों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा थे, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी गणेश गोदियाल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थे, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी थे, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महर दसौनी थी, जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे और केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत थे। और मनोज रावत के द्वारा ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। मनोज रावत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन मुद्दों पर मनोज रावत ने बात की, लेकिन प्रत्याशी घोषणा से ठीक पहले और नामांकन से ठीक पहले मनोज रावत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरक सिंह रावत जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ कुंवर सजवाण जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और मनोज रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा तो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस ने मनोज रावत के द्वारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संदेश हो सकती है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी मनोज रावत ही होगा और साथ ही साथ हरक सिंह रावत और कुंवर सजवाण को जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, एकता है और पार्टी एक सूत्र में बंधी हुई है। और जिस प्रकार से केदारनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसी प्रकार से कांग्रेस अब केदारनाथ के लिए भी तैयार है। मनोज रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड की जमीनों के संबंध में, भूमि के संबंध में कई सारी बातों का खुलासा किया, कंपनियों का खुलासा किया और इन मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी उत्तराखंड में जल्द से जल्द बंदोबस्त करवाने की बात की है। हरक सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।